आज मैं आपको गैप फिलिंग्स एंड एरर एंड ओमिशन के लिए कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ, जिन रूल्स की हेल्प से आप गैप फिलिंग्स आसानी से फिल कर सकते हैं और एरर एंड ओमिशन जहाँ पे एरर फाइंड करके आपको करेक्ट करना होता है उससे भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो इन रूल्स को आप ध्यान से नोट कर लेना और उसके बाद अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको। इसके अलावा कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखी हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। प्रेपोजिशन की है, एरर एंड ओमिशंस पे भी है, मिसिंग वाले वर्ड, मिसिंग जो क्वेश्चंस आते हैं मिसिंग वाले भी हैं। तो उन चीज़ों को आप देखो और अच्छे से सीखो, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। तो आइए बात करते हैं सीधा। रूल नंबर 1 कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कौन सी होगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, सिंपल सा। मतलब बेसिक्स हैं, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ बेसिक्स ऐसे हैं और लास्ट में कुछ एडवांस रूल्स भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के एंड में, जो शायद सबको नहीं पता होगा। और इन चीज़ों को आप अगर याद रखोगे तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन सबसे खास, अगर प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन यूज हुआ है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आते हैं हमेशा, या अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब यूज अगर है तो वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं आप, या वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो टू के बाद या तो नाउन का यूज होता है या टू के बाद वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होता है। ओके। उसके बाद देखो, टू के बाद V1 आती है हमेशा, ये तो क्लियर ध्यान रखना बिल्कुल। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एक रूल ये ध्यान रखना। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे, इन वर्ड्स के साथ अगर ये वर्ड्स लगे हुए टू के बाद, अगर ये वर्ड्स लगे हुए हैं जैसे बट एडिक्टेड टू, ऐसे वर्ड है ना, देखो बट एडिक्टेड टू, एडवर्स टू, तो इन शब्दों के साथ टू लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या V1 के साथ साथ आईएनजी भी आती है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। और नहीं तो वैसे अगर टू के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसका आपने इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत सारे एरर एंड ओमिशन की जब करोगे तो देखोगे, जहाँ पे टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी होगी, तो उसको आप करेक्ट करना होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे अप्लाई करोगे। ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम चेक करेंगे, ये मैं आप अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ जो वीडियो मैंने अपलोड करके वहाँ पे भी बता रखे मैंने इसको, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसमें से देख लो एक बार। उसके बाद रूल नंबर 4, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स के बाद V1 हमेशा। लेकिन ध्यान रखना, रूल आगे मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ। अगर मॉडल्स के बाद कभी बी लग जाए, BE, मॉडल्स प्लस बी, या हैव लग जाए, मॉडल्स के बाद बी लग जाए या हैव लग जाए, उस केस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव फॉर्म हो जाता है, तो पैसिव फॉर्म में हमेशा V3 यूज करना है आपको। उसके बाद बात करें वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वाइल जब भी सेंटेंस में आएगा तो वाइल के बाद जो वर्ब आएगी उस वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है, हमेशा। और किसी भी सेंटेंस में अगर डिड यूज हुआ है, डिड, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेंटेंस पे भी कई बार एरर आ चुका है, कई बार सेंटेंस में डिड लगा होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप पहचान नहीं पाते कि क्या गलत है। आपको लगता है पास्ट टेंस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। ये बेसिक रूल्स हैं, बट जरूर पता होना चाहिए, इसे गोल्डन रूल्स हम कह सकते हैं। उसके बाद 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टोरी बेस्ड जो पैराग्राफ जब आता है जिसमें आपको एरर फाइंड करने होते हैं, वहाँ पे भी आप ऐसे इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। या फिर गैप फिलिंग में भी जब EGMR आपको फिल करना होगा, वहाँ पे भी इन चीज़ों को फिल करने में आसानी होगी। जैसे देर के बाद इज या वॉज या हैज होगा, तो ये आपको पता सिंगुलर वर्ब होती है, तो सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब, है ना। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि देर के बाद कई सेंटेंस में उन्होंने देखा होगा इज लगा होता है, कईयों में आर लगा होता है। कब इज आता है, कब आ रहा था, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। समबडी, समवन, एवरीवन, एवरीबडी एटसेट्रा, ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? तो हमेशा इनके साथ आती है सिंगुलर वर्ब। ओके, ऐसे वर्ड अगर आपको कभी भी दिखेंगे तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो सम बॉयज, सम गर्ल्स, तो उस केस में तब प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखोगे, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए कुछ और रूल देखते हैं। रूल नंबर 9, हु, हुज, होम, विच, दैट, ये 5 वर्ड दिख रहे हैं। अगर ये वर्ड अभी आपको कभी भी सेंटेंस में दिख जाए तो उस केस में क्या होता है? फॉलो ओनली देयर बिफोर सब्जेक्ट टू चूज अ वर्ब। अब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, हमें क्या फॉलो करना है कि जब ये वर्ड जो दिए होंगे, इन शब्दों से पहले जो सब्जेक्ट है, इन वर्ड से पहले जो सब्जेक्ट गिवन होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। अब यहाँ पे जनरली बच्चों को क्या लगता है कि हु के बाद एम गलत है, एम नहीं होना चाहिए।
वो लगाते क्या है इज, या एग्जामिनर जब पेपर जब आएगा तो पेपर में भी यहाँ पे इज लगा होगा, तो आपको जब एरर फाइंड करना होगा तो वहाँ ध्यान रखना कि इस केस में क्या यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एम। क्यों? क्योंकि जब ये हु लगा हुआ है तो इससे पहले वाला, इससे प्रेसिडेंट, इससे पहले वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट देखोगे आप, ये क्या है आई है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा एम। या फिर आप ये देख लो इट इज़ यू हु आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आ रहेगा ना कि हु के अकॉर्डिंग। तो ये सारे वर्ड अगर आपको दिखेंगे तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ओके, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। रूल नंबर 10 में क्या ध्यान रखना आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यहाँ पे। ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, नॉर्मली, नेचुरली, फ्रिक्वेंटली, एवरीडे, डेली, ऑफन, ये ऑफन, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ये 4-5 वर्ड, यूजुअली, ये सारे वर्ड जरूर ध्यान रखने हैं आपको। अगर ये शब्द दिखेंगे ना किसी भी सेंटेंस में तो हमेशा वो कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये दिखती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या जो डू डज जो भी यूज करना है वो सेंटेंस में आप आसानी से छांट सकते हो। तो आपको ये शब्द दिख जाए सेंटेंस में तो आप आसानी से बता सकते हो क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान में आ गया तो फिर आसानी से, यानी टेंस की नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, टेंस के रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद नाउ, एट दिस, द मोमेंट, एट प्रेजेंट, डे बाय डे, रैपिडली, इंक्रीजलिंग, ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं किसी भी सेंटेंस में तो कौन सा टेंस होगा वो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन वर्डों को लिख लेना, इन वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से, ईजिली आप पहचान सकते हो कि कौन से टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब यूज करनी है वो आसानी से फिल कर सकते हो। इससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है गैप फिलिंग में, और एरर में भी आप आसानी से पहचान लोगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट है यस्टरडे, वन डे, एगो, वंस, लास्ट, आफ्टर अ फ्यू डेज, लास्ट नाइट, वंस अपॉन अ टाइम, इन द पास्ट, प्रीवियसली, ऐसे वर्ड अगर कभी भी दिखते हैं आपको तो वो किसी भी सेंटेंस में, तो यानी वो टेंस जो है ना, वो सेंटेंस जो है कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तब तक आप एरर सही से नहीं छांट पाओगे, और या गैप फिलिंग जो है वो सही से नहीं कर पाओगे। तो ये टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए बेस्ट तरीका होगा कि इनसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट है जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, एवर, लेटली, रिसेंटली वर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, इमीडिएटली, तो इमीडिएटली, तो ऐसे शब्द जो है ना, ये अगर ये आपको दिख जाए तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो इनको जरूर ध्यान रखना है, इन शब्दों को आप आसानी से, इन शब्दों को अगर याद कर लोगे तो आसानी से बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद है लेस्ट, अगर लेस्ट कभी भी दिखता है, गैप फिलिंग में बहुत काम आने वाला है, लेस्ट दिखता है कभी भी किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस में अगर मॉडल्स पूछा जाए कौन सा मॉडल्स फिल करना है तो हमेशा शुड आता है, हमेशा शुड आता है। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको ध्यान रखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। बाकी इसके अलावा मैं आपको प्रेफर करूं तो आप प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जिसे बोलते हैं उसे पढ़ लेना। मॉडल्स के बारे में बेसिक नॉलेज, और टेंस के बारे में कि टेंस में कौन से टेंस के क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो वो आइडेंटिफिकेशन अगर आपको पता होगी, जैसे कब डूडज आता है, कब वॉजबर आता है, कौन से टेंस में हैजहव आता है, ये चीज़ें पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। ध्यान रखना, देखो किसी भी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद किसी भी कॉन्टिन्यूस में हमेशा V1 के साथ ING आता है। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 आता है और SEIS का यूज होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में V सेकंड आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH फैमिली वाले सेंटेंस की बात करें तो उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, उसमें हमेशा डिड आ जाता है, तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, इसका ध्यान रखना। और फ्यूचर तो आपको पता ही है, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे। और कुछ रूल्स और हैं थोड़े से, वो भी देख लेते हैं। रूल नंबर 15 में देखते हैं। देखो, इफ़, विश, एज इफ, एज दो, ये सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं, 4 वर्ड, ये अनरियल पास्ट को डिनोट करते हैं। अनरियल पास्ट को, ऐसा पास्ट जो मतलब है नहीं, रियल है नहीं, सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं। तो उन इस ऐसे सेंटेंस में, अनरियल पास्ट वाले सेंटेंस में, यानी जिस सेंटेंस में ये शब्द दिख जाएंगे उस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हमेशा वर। जैसे आपने सुना होगा, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। जनरली हम आई के साथ या तो एम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस पर, पास्ट में वॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा सेंटेंस है, अनरियल पास्ट की बात हो रही है। तो अनरियल पास्ट में हमेशा क्या आता है, वर आता है, चाहे वो आई हो, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, दे हो, सबके साथ क्या आएगा, वर। ओके, क्लियर है?
उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वर्ब प्लस हाउ, व्हाट, व्हेन, विच, वाई। इनमें से कोई भी वर्ड होगा वर्ब के बाद, किसी भी वर्ब के बाद इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो उसके बाद हमेशा टू का यूज होता है, ध्यान रखना। ओके, यानी उसके बाद ये टू अपने में एक प्रपोजिशन भी है, तो इनके बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, टू। जैसे सी टॉट मी हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, तो हाउ आया यहाँ पे, देखो हाउ लिखा था, हाउ यहाँ पे आया, तो उसके बाद क्या आया, टू, उसके बाद ही आगे काम होगा। तो बेसिक चीज़ें हैं। ऐसे रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश इतनी आसान तो है नहीं कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, सारे के सारे रूल्स खत्म कर देंगे। सारी चीज़ें है तो आसान, लेकिन सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे तब जाके क्लियर होती है। बट ओवरव्यू, एक ओवरऑल जो निचोड़ होता है, जीस्ट जो होता है, उस जीस्ट को मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ताकि उससे आप थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके अलावा आपको आर्टिकल्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। आर्टिकल्स में ए एंड द तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन तीनों का यूज आपको पता है, आपको मैंने बताया है पहले जो वीडियोज अपलोड कर रखी है, एंड ओमिशन की 3-4 वीडियो डाल रखी है, उन वीडियो में बताया कि जनरली जो मिसिंग वाला जो केस होता है या फिर एरर वाला जो होता है, उनमें क्या होता है, आर्टिकल्स के एरर और प्रेपोजिशन के एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आर्टिकल्स प्रेपोजिशन पे तो बहुत अच्छे से वर्क करो। ए एंड द का यूज पता है आपको, द जो होता है स्पेसिफिक चीज़ हो गया था, स्पेसिफाइड जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए, एन जो होता है जनरल चीज़ों के लिए होता है, और ए भी आपको पता है एन, लेकिन ए और एन दोनों जनरल के लिए होता है, लेकिन एन तो आपको पता है, एन जो होता है साउंड ऑफ वॉवेल्स के लिए या कॉन्सोनेंट के लिए, साउंड ऑफ वॉवेल्स के लिए, ध्यान रखना। लेकिन इसको ना हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे ना तो आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे अगर आपको से पूछा गया कि एसडीएम से पहले क्या लगाना है, एसडीएम से पहले, तो आप जनरली बोलोगे कि ए लगेगा या द लगेगा, लेकिन एसडीएम इसको हिंदी में लिख के देखो, इसको जब हिंदी में लिखोगे तो पहले एस लिखोगे, फिर डी लिखोगे और फिर एम। तो हिंदी में जो आपने पढ़ा हुआ तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, जब पढ़ रहे हो तो ए का साउंड आ रहा है, स्वर सुना है ना आपने हिंदी में, तो स्वर जो होते हैं, स्वर वाले जो अक्षर होते हैं उनसे पहले क्या आता है, एन आता है, और जो व्यंजन होते हैं उससे पहले क्या आता है, ए आता है। तो ध्यान रखना, हिंदी में लिख के समझ सकता हूँ। जैसे MLA, अभी यहाँ पे तो अगर आप वॉवेल्स के अकॉर्डिंग बात करोगे तो AEIOU, इनके अलावा तो ये एम तो है ही नहीं उसमें वॉवेल्स में, तो आपको लगेगा ए आएगा या द आएगा, लेकिन इसके आगे भी क्या आएगा, एन, क्योंकि इसको जब हिंदी में लिखो तो ए लिखना पड़ेगा और फिर म। ए लिखो तो ए का साउंड आया है, स्वर का साउंड आया है, स्वर वाले केस में क्या आता है, एन आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो आसानी से कर पाओगे। MLA हो गया, MP हो गया, ऑनेस्ट हो गया, तो हिंदी में लिख के देखना, हिंदी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। सिंस फोर का यूज पता होना चाहिए। सिंस फोर के बेसिस पे भी एरर होते हैं और ये गैप फिलिंग में भी कई बार आ जाता है। सिंस फोर में आपको बताऊं तो सिंस फोर मैंने प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से समझाया था, प्रेपोजिशन वाली वीडियो देखना जरूर, दूसरों को भी दिखाना, आपके दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सिंस फोर में अगर मैं आपको ओवर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें कैलेंडर में और क्लॉक में दिख जाए, कैलेंडर और क्लॉक में जो भी चीज़ें दिख जाए उन सब के लिए सिंस आता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो एक निश्चित समय के लिए। जैसे कैलेंडर में आपको क्या दिख सकता है, संडे मंडे दिखता है, जनवरी फरवरी दिखती है, जो मंथ नेम है वो दिख जाते हैं, डेट दिख जाती है, ईयर 2019 2018 ये सब दिखता है, होली दिवाली दशहरा सब लिखा नजर आता है। इन सब के साथ क्या आता है, सिंस आता है। क्लॉक में क्या क्या दिख जाता है, जैसे क्लॉक में 7 o'clock हो रहे हैं, 7 बज रहे हैं वो दिख जाएगा, 7:05 हो रहे हैं वो दिख जाएगा, 7:10 हो रहे हैं वो भी दिख जाएगा, 9 बज रहे हैं वो भी दिख जाएगा। लेकिन आपको अगर ये कैलकुलेट करना हो कि 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे आपको पता चलेंगे, घड़ी अपने आप बताएगी नहीं, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, यानी वो क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड है, यानी अवधि, अंतराल, ओके, यानी टाइम पीरियड हो गया, वो गैप, 2 अलग अलग टाइम्स का। तो वो चीज़ें होती हैं उनके लिए क्या आता है, 4, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। वहाँ देखना उस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, प्रेपोजिशन वाले में और डिटेल में एग्जांपल्स भी हैं उसमें। उसके बाद नाउन, ये बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। नाउन के साथ अगर कभी भी एस लगाते हैं तो हमेशा वो क्या बन जाता है, प्लूरल। नाउन के साथ एस लगाते तो, लेकिन अगर उसी में वर्ब के साथ एस लगा दे तो हमेशा क्या बन जाता है, सिंगुलर। जैसे आपने गो, कम, ऐसे शब्द सुने, ये सारे क्या अपने अपने वर्ब हैं। तो जब तक इसमें एस नहीं लगा हुआ तब तक तो ये क्या है, तब तक तो ये प्लूरल है। लेकिन जैसे हमने इसमें एस जोड़ दिया है, एस लगा दिया, तब ये बनता है सिंगुलर। जैसे आपने सुना होगा यू गो टू होम, या यू गो टू होम, आप घर जाते हो, सिंपल सेंटेंस, बहुत सिंपल सेंटेंस है, यू गो टू होम, आप घर जाते हो। अब यहाँ पे क्या यू क्या है, प्लूरल है, यू प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी आई, प्लूरल गो। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ ही गोज टू होम, वह घर जाता है, वह है, तो ही के साथ गोज लगाते हो, क्यों, ईएस लगता है ना उसमें, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कैसे बनी, जब हमने उसमें एस ऐड किया। तो किसी भी वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है, और जब तक उसमें एस नहीं लगा होता वो हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। क्लियर, इसका ध्यान रखना। उसका दिए मैंने पहले बता दिया था कि मॉडल्स के साथ तो हमेशा V1 आता है, लेकिन मॉडल्स के बाद किसी भी मॉडल्स में बी लग जाए या फिर हैव लग जाए उसका, जैसे शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव,
तो उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। क्यों होता है ऐसा, वो पैसिव फॉर्म में बन जाता है वो, तो पैसिव फॉर्म की वजह से, जैसे ही विल बी हेल्प बाय मी, तो यहाँ पे देखो विल भी आया, हेल्प्ड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जबकि अगर जनरली सिर्फ विल होता, ओनली विल यहाँ पे लगा होता, तो विल के केस में बी नहीं आया होता तो हेल्प होता, तब हेल्प नहीं आता तब, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। होपफुली आपको ये रूल्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इनको अच्छे से नोट कर लेना और लर्न कर लेना आसानी से। अब उसके बाद ट्राई करना, देखो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, 100% तो नहीं लेकिन 80 to 90% तो आपकी हेल्प हो जाएगी अगर ये बेसिक चीज़ आपकी क्लियर है तो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँ प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो वीडियो डाल रखी है मैंने, और एरर एंड ओमिशन की भी 1-2 वीडियो डाल रखी है, बट थोड़ा सा उसमें एक आध वीडियो में ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट फिर भी देखना कंटेंट बहुत सॉलिड दिया है मैंने उसमें, और उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिस्क्रिप्शन से देखो, लाइक करो, शेयर करो और सीख जाओ सब कुछ, एंजॉय करो। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कुछ पैसेजेस के साथ कि उसको कैसे सॉल्व करना है इन्हीं रूल्स की हेल्प से।